Question number 116. Burette test is used to test the presence of fat, carbohydrate, protein और nucleic acid. So guys, यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन्स. हम ब्यूरेट टेस्ट की हेल्प से प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं. ब्यूरेट टेस्ट में हमारे जो रिएजेंट्स रहते हैं डेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट. ये चीज़ें हमारी वहाँ पे होती हैं. इस टेस्ट में स्पेशली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, उस बॉन्ड को डिटेक्ट किया जाता है. ये जो बॉन्ड होता है कार्बन नाइट्रोजन का, ये कॉपर आयंस के साथ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है और जिससे कि सोल्यूशन में कलर चेंज होकर के वॉयलेट कलर आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117. ए रेनबो हैज ए सर्कुलर शेप बिकॉज ऑफ. ऑप्शन है द अर्थ इज स्फेरिकल, सेकेंड ऑप्शन द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, थर्ड द सन इज स्फेरिकल, फोर्थ आवर आइज आर स्फेरिकल. तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कि द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल. एक्चुअल में क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं और जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन से रेनबो की शेप आती है और रिफ्लेक्शन होने से रेनबो में कलर्स आते हैं. तो यहाँ दोनों फिनोमेना एक साथ होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का. अगर आप 42 डिग्री के एंगल पर रेज को ड्रॉ करते हैं, if we draw rays of sunlight that reflect at 42 degree into our eyes, then those rays start to look like they form a circular arc in the sky. यानी कि अगर 42 डिग्री के एंगल से सनलाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज के अंदर एंटर करेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो एक सर्कुलर आर्क वहाँ पे बना रही है. अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो सर्कुलर आर्क नज़र आएगी, लेकिन अगर किसी प्लेन पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स सर्कल्स भी नज़र आ सकते हैं वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118. मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्का इज. मोलस्का में जो रेस्पिरेशन का तरीका है वो किस तरीके का होता है, किस तरीके का रेस्पिरेशन मोड होता है. ऑप्शन है बक्कल रेस्पिरेशन, सेकेंड ब्रोंकाइल, थर्ड हमारा है पल्मोनरी और इनमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन जो हमें नीचे दिया है कि ओनली ए और सी राइट हैं, ओनली बी एंड ए या ओनली बी एंड सी या फिर ए बी एंड सी ऑल आर राइट. तो यहाँ पे गाइस हमारा आंसर होने वाला है ओनली बी एंड सी. जो मोलस्का में है ब्रोंकाइल और पल्मोनरी टाइप का रेस्पिरेशन मोड पाया जाता है, बक्कल रेस्पिरेशन वहाँ पे नहीं होता है. तो यहाँ पे जैसे कि डिटेल में मैंने लिखा भी है, मोलस्का यानी कि ऑक्टोपस स्नेल्स जो इस कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है वो मोलस्का के अंदर आते हैं. उनमें जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है स्किन और मिंटो, मोलस्का गिल्स और स्नेडिया और ब्रोंकाई. स्नेडिया यानी गिल्स और लंग्स और पल्मोनरी सेक, ये इनमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है. तो यहाँ से हमें क्लियरली है कि वहाँ पे ब्रोंकाइली और पल्मोनरी टाइप का मोड ऑफ रेस्पिरेशन रहेगा, बक्कल रेस्पिरेशन नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 119. सेलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट. उस फाइबर का नाम बताइए जो कि प्लांट के स्टेम से हमें ऑब्टेन होता है यानी मिलता है. तो इनमें कोर और फ्लैक्स हैं, फ्लैक्स और जूट हैं, जूट और कपोक, कपोक और हेम्प. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है फ्लैक्स एंड जूट. ये हमें प्लांट के स्टेम पार्ट से मिलते हैं. जो अदर है वो रॉन्ग हो जाएंगे, उनमें से कोई ना कोई एक इस कैटेगरी से मीट नहीं करेगा. तो देखिए कोर जो है, कोर ये नेचुरल फाइबर होता है और ये कोकोनट के फ्रूट से निकाला जाता है, हस्क ऑफ कोकोनट फ्रूट. फ्लैक्स जो है ये भी एक नेचुरल फाइबर है और ये बार्क से निकाला जाता है, इनर बार्क ऑफ द स्टेम से, अपर बार्क नहीं होती है. जूट नेचुरल फाइबर है, ये भी किससे निकाला जाता है, बार्क से निकाला जाता है. तो ये भी बार्क कहाँ पे होती है, स्टेम पे, और ये भी बार्क कहाँ पे होती है, स्टेम पे. तो फ्लैक्स और जूट दोनों ही हमारे राइट आंसर में जाते हैं. जबकि कपोक और हेम्प ये भी नेचुरल फाइबर हैं, बट कपोक सीड हेयर होता है और हेम्प जो है वो फ्रूट सीड होता है.
तो यहाँ पे कोर हस्क हो गया, कपॉक सीड हेयर हो गया, हम सीड फ्रूट सीड, सीड हेयर, और ये हस्क भूसा जो होता है नारियल के ऊपर का वो। तो यहाँ पे इसलिए ये स्टेम से आता है और ये भी स्टेम से, बार्क ऑफ स्टेम से आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहला एसरेशन हमें दिया है पेरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, और इसका रीजन दिया है पेरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर हमें कोड दिए हैं कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 में ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ऑप्शन 3 में हमें दिया है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। फोर्थ में दिया ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। तो यहाँ हमें चूज करना है अपने एसरेशन और रीजन के बेस पर। तो हमारा एसरेशन है पेरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, एंड रीजन है पेरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू होने से मोस्ट अबंडेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट इनका रीजन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 2 जाता है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Simple tissues are made up of only one type of cells. Various simple tissues are parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Parenchyma located in soft part of the plant such as cortex and pith act as packing tissue and provide mechanical support. Also help in storage of food. तो ये कुछ पॉइंट्स थे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 121। An electric kettle has two heating coils. When one of the coil is connected to an alternating current source, the water in the kettle boils in 10 minutes. When the other coil is used, the same quantity of water takes 15 minutes in boil. How long will it take for the same quantity of water to boil if the two coils are connected in parallel? Options है 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट। इसके लिए जो हम यहाँ पे हीट का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यहाँ पे Q इजक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी का यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले से हम Q1 और Q2 फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके डिफरेंट रहने वाले हैं, हीट अलग रहने वाली है, टाइम अलग रहने वाला है, लेकिन V आपका सेम रहने वाला है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे Q1 इजक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R1 इंटू T1, Q2 इजक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R2 इंटू T2, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स निकल के आ रही है। अब हमें पता है जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है तो उसके लिए स्टेटमेंट होता है 1/r इजक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ से हमें 1/r चाहिए तो हम 1/r निकालेंगे, तो ये t जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा नीचे, और ये वी स्क्वायर भी नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/r आपका हो जाएगा Q अपॉन वी स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पे Q अपॉन वी स्क्वायर इंटू टी। इसी तरीके से 1/r1 Q1 अपॉन वी स्क्वायर T1 प्लस, इसी तरीके से आपका 1/r2 हो जाएगा Q2 अपॉन वी स्क्वायर T2। सभी में वी स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से 1/v स्क्वायर कॉमन और यहाँ से भी 1/v स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और Q का वैल्यू भी सेम रहेगा Q1 Q2 में, तो इसलिए Q भी कॉमन आने से यहाँ पे Q भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे सिर्फ 1/t इजक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, T1 और T2 एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे T1 प्लस T2 अपॉन में T1 इंटू T2 हो जाएगा 1/t का वैल्यू, और t का वैल्यू निकालेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे इस साइड का, यानी जो मल्टीप्लाई वाली टर्म थी वो ऊपर चली जाएगी, प्लस वाली टर्म नीचे आ जाएगी। अब T1 हमारा स्टार्टिंग में टाइम जब था वो 10 मिनट में बॉईल हो रहा था, T2 15 मिनट ले रहा था, अपॉन में 10 प्लस 15, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 150 अपॉन 25 और कट करने पे 6 मिनट आ जाएगा, यानी जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। गैस के जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो अपना सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, चाहे आप उसको छोटे बर्तन में डालें या बड़े बर्तन में डालें, जिसमें भी डालेंगे उसका सारा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। द मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। नहीं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, उनमें कुछ रैंडमनेस रहती है, जबकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। तो ये नॉट ट्रू पूछा था, यही हमारा स्टेटमेंट नॉट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। द मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन। यस, सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी फिक्स पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। द मॉलिक्यूल इन ए गैस exert negligible small forces on each other except during collision। यह वैसे जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जब कोलिजन होता है उस टाइम पर तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन उसको उस कंडीशन को छोड़ के जो वैसे ही वो रैंडमली मूव करते रहते हैं उस टाइम पे उनका जो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेज होता है वो वेरी 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 स्मॉल फोर्स होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स होता है। तो ये मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा भी है, अदरवाइज जो 11th-12th के बच्चे जिन्होंने ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी वगैरह का, तो ये सारे स्टेटमेंट वो बड़े आराम से ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस फाइंड कर सकते हैं इनके अंदर। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा ऐश इज। बेकिंग सोडा और सोडा ऐश में कौन सा कंपाउंड कौन सा एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होता है। इन दोनों कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी इनके आपको पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए, केमिकल फॉर्मूले, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि कौन सा कॉमन और कौन सा नहीं है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन, इनमें से हमें बताना है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला जो होता है NaHCO3 होता है, सोडा ऐश का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। तो देखिए दोनों में सोडियम भी है और दोनों में कार्बोनेट भी है, दोनों में क्या नहीं है, एक में हाइड्रोजन और दूसरे में नहीं है, तो हाइड्रोजन कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड Z कैरीज ए करंट I। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज B। The same current is passed through a circular coil having the same perimeter as the sphere. The magnetic field at the center of circular coil is B dash. The ratio of B by B dash is। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है जिसकी स्क्वायर की साइड जो है Z है, इस स्क्वायर फ्रेम में से I करंट पास कर रहा है और इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, और सेम एक कंडीशन आपको दे रहा है सर्कुलर कोयल जिसका पेरीमीटर उतना ही है जितना कि स्क्वायर का है, यानी 4Z है तो इसका पेरीमीटर भी 4Z है आपका, और इसके सेंटर पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो B डैश है। तो इनका रेशियो बताना है क्या होगा B और B डैश का। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से हमें आंसर फाइंड करना है। हमारा जो सर्कल है उसका पेरीमीटर होता है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला हम लगाते हैं 2πr का लगाते हैं, और जो स्क्वायर है उसकी साइड हमें Z दी है, चाहे हम उसको A ले लें या Z ले लें, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने A लेके सोल्व किया, तो मान लीजिए साइड A है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4A, Z है तो 4Z हो जाएगा। और हमें इसकी पेरीमीटर से हमें साइड का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो जो एक साइड होगी पेरीमीटर का क्या होती है, 4th पार्ट होती है। यहाँ से हमने इसका साइड इस फॉर्म में निकाल लिया, और यहाँ पे जो हमने रेडियस निकाला है सर्कल का वो निकाल लिया, पेरीमीटर अपॉन 2π होगा। ओके, उसके बाद हमें बताया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल B डैश, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है μ0 × I अपॉन 2R होता है। यहाँ से हम R का वैल्यू पुट करेंगे सर्कुलर कॉइल वाले का P अपॉन 2π, तो ये हो जाएगा μ0 I अपॉन 2 × P अपॉन 2π, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई ऊपर चला गया, μ0 I पाई अपॉन P, ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर फ्रेम, ये स्क्वायर फ्रेम है आपका जिसकी साइड Z हमें दी थी, जिसको मैंने A करके लिखा है यहाँ पे, तो ये हाफ साइड कितनी हो जाएगी A/2। अब स्क्वायर के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री का, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी,
क्योंकि ये पूरी ए थी तो उसकी आधी क्या हो जाएगी, a/2। a/2 एंगल हो गया 45 डिग्री का। अब बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर फ्रेम, इस फॉर्मूले में हम डालेंगे μ0 अपॉन 4 इंटू आई अपॉन जो भी साइड है उसकी, हमने ये वाला हिस्सा लिया है a/2। अब यहाँ से 4 इसका इंटू में है और यहाँ पे अंदर साइन, जितना भी एंगल आपको बन रहा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, फॉर μ0 4 इंटू आई अपॉन a/2, और साइन 45 होता है 1/√2 और ये साइन 45 भी 1/√2। सॉल्व करेंगे, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये जो a/2 वाला 2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा μ0 आई इंटू 2, नीचे 4 से 4 कैंसिल करने के बाद पाई, ये a, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2 बनेगा तो 2/√2 बन जाएगा ये। यहाँ से इसको भी सॉल्व करेंगे, इस 2 को और इस √2 को काटेंगे तो पर √2 बच जाएगा, तो ये बनेगा 2 μ0 आई √2 अपॉन में यहाँ से पाई बचा और a बचा, 2 μ0 आई √2 अपॉन पाई, और इस a का वैल्यू स्क्वायर वाले से हम पुट करेंगे पेरीमीटर अपॉन 4, क्योंकि ये 1/a है तो इसलिए रिवर्स हो जाएगा, 4 अपॉन पेरीमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 √2 μ0 आई अपॉन पाई पी। इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ गई, दोनों को हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे b/b', b हमारे पास पहले ही आ चुका है ऊपर, ये अभी निकाला हमने 8 √2 μ0 आई अपॉन पाई पी, और b' जो कि अपॉन में आएगा उसको डिवाइड की फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं μ0 आई पाई अपॉन पी। मल्टीप्लाई करेंगे तो p ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, काटेंगे जो कटेगा, जो बचेगा डेट इज 8 √2 अपॉन पाई स्क्वायर, 8 √2 अपॉन पाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द एलिमेंट इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन 1 में हमें दिया है सल्फर एंड सिलेनियम, 2 में स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, 3 में कैल्शियम जर्मेनियम, 4 में पोटाशियम एंड मैग्नीज। तो बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के सेम पीरियड के एलिमेंट्स कौन से पेयर हैं। तो ये एलिमेंट्स लगभग जो है हमारे 4th पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने 4th पीरियड के यहाँ एलिमेंट लिख के दिखाए हैं। पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जेरेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। अब यहाँ देखिए सल्फर एंड सिलेनियम। सल्फर एंड सिलेनियम की बात अगर हम करें तो ये अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सल्फर पीरियड 3 के अंदर आता है और सिलेनियम पीरियड 4 के अंदर आता है। सिलेनियम के जस्ट ऊपर सल्फर होता है 16th ग्रुप से। जिसमें हम याद करने का तरीका क्या होता है, ऑक्सीजन सल्फर, उससे फिर उसके बाद सिलेनियम, टेरिलियम, पोलिनियम। ये पीरियड्स के जब मैंने आपको पीछे के अगर आप जाके देखेंगे मेरे चैनल पर वीडियो मैंने डाली हुई है पीरियड वाइज ग्रुप वाइज टेबल को लर्न करने के लिए, तो वहाँ से उससे टेपो जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेरिलियम पोलिनियम ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, ना कि एक पीरियड के। स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम ये भी एक ग्रुप के मेंबर्स हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हम उससे याद करते हैं इनको। तो यहाँ पे कार स्कूटर कैल्शियम स्ट्रोंशियम यहाँ पे आती है हमारे। देन कैल्शियम एंड जर्मेनियम, देखिए कैल्शियम इसी के अंदर आता है
और जर्मेनियम यहाँ पे आता है हमारा, तो ग्रुप 4 के ही मेंबर हैं ये। उसके बाद पोटाशियम एंड मैंगनीज, पोटाशियम 19 नंबर पे आता है और मैंगनीज हमारा यहाँ पे 25 नंबर पे आता है, तो ये भी एक ही पीरियड के मेंबर है। तो ऑप्शन 3 और 4 दोनों ही यहाँ पर राइट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 126, द अडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज snRNA, mRNA, rRNA, tRNA। snRNA का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए, rRNA का मतलब है राइबोसोमल आरएनए और tRNA का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। इनमें से हमें बताना है कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो अडेप्टर मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्रांसफर आरएनए यानी कि tRNA इज ए शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड आरएनए चेन विद ए एल शेप्ड स्ट्रक्चर। ट्रांसफर आरएनए फंक्शन एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल that translate 3 nucleotide codons sequence in messenger RNA into the stable amino acid of that codon. As the link between amino acids and nucleic acid, transfer RNA determine the genetic code. Note: adapter is a device that acts as a mediator between two systems which are not compatible. Here, transfer RNA is charged by attracting an amino acid at one end. It then binds the ribosome messenger RNA complex at the position defined by a codon that codes for an amino acid. Transfer RNA acts as an adapter since it converts messenger RNA into protein by the process of translation. आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम ट्रांसफ़र आरएनए को अडेप्टर आरएनए क्यों कह रहे हैं और अडेप्टर क्या होता है, ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 127 की तरफ। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म ए डैश फ्यूजेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में, यहाँ पे डैश छोड़ के दिया गया था, उस डैश में हमें बताना था क्या आएगा, फ्लक्स, स्लैग, गैंग या मड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादातर आंसर हमें लग रहा था कि फ्लैक्स होगा, बट यहाँ पे फ्लैक्स रॉन्ग था। यहाँ पे आंसर जो होने वाला था वो था स्लैग। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड, स्मेल्टिंग के टाइम पे एक एडिशनल सब्सटेंस ऐड किया जाता है जो कि इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो जिसको फ्यूज किया जा सकता है। उस फ्यूजेबल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे वो स्लैग होता है, जिसका आंसर क्या था, स्लैग। एज मोस्ट ऑफ द ओर्स आर इम्प्योर, क्योंकि ज़्यादातर जो ओर होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। इट गेट नेसेसरी टू यूज फ्लक्स, तो फ्लक्स का यूज करना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। फ्लक्स जैसे कि लाइमस्टोन यूज किया जाता है रॉक्स और गैंग्स को दूर करने के लिए, एज वेल एज स्लैग को दूर करने के लिए, तो वहाँ पे स्लैग बनता है। फ्लक्स का यूज करते हैं स्लैग को रिमूव करने के लिए। फ्लक्स इज ए सब्सटेंस विच मे बी आइदर एसिटिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। तो जब आप गैंग के साथ फ्लक्स मिक्स करेंगे तो वहाँ पे स्लैग बनेगा विच कैन बी इजिली रिमूव्ड, फ्यूजेबल प्रोडक्ट जो होगा। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्लू विट्रोल, वॉशिंग सोडा, जिप्सम और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे देखिए जो बेकिंग सोडा होता है उसके पास कोई वाटर क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता क्रिस्टलाइन वाटर का। बाकी सभी में जो है वाटर का मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे ब्लू विट्रोल देखें, ब्लू विट्रोल का मतलब होता है कॉपर सल्फेट जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल एडेड होते हैं, ठीक है। जिप्सम का मतलब होता है कॉपर सल्फेट जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 2H2 होता है कॉपर कैल्शियम सल्फेट, सॉरी जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। वॉशिंग सोडा में होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल रहता है। जबकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसको बोलते हैं NaCO3। तो यहाँ पे कोई वाटर क्रिस्टलाइन नहीं होता है, क्रिस्टलाइन वाटर ना होने की वजह से हमारा राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 4।
Question number 129. A free neutron decays spontaneously into a proton, an electron and dash. एक फ्री न्यूट्रॉन अगर है, उसका डिके हो रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियसली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और किस में टूट जाएगा? ऑप्शन है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, थर्ड ऑप्शन में बोथ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, और फोर्थ में नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा एन एंटी न्यूट्रिनो। ये एक ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल होता है जो कि बीटा डिकम्पोजिशन के टाइम पे, बीटा न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस, इट्स डिकेइंग इक्वेशन इज न्यूट्रॉन, जिसमें यहाँ 0 और 1 होता है, और जब इसको डिके करते हैं तो 1 जो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन -1 0 वाला, और ये जो हमने इस तरीके से म्यू टाइप में लिखा है ये होगा हमारा एंटी न्यूट्रिनो। क्वेश्चन नंबर 130. व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी? बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस स्ट्रेन। ऑप्शंस आपके पास स्टेटमेंट है, द कंसर्ट बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, द बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवल बायोइंसेक्टिसाइडल plant, BT toxin exists as active toxin in the bacillus, or option 4, the activated toxin enter the ovaries of the pest to sterilize it and thus prevent its multiplication। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि बीटी के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है, तो हमने इस स्टेटमेंट के बारे में नीचे डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो राइट आंसर जाने वाला है बीटी के बारे में ट्रू ये है कि द बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। जो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट, उनके डिजाइनिंग के लिए हम बीटी स्ट्रेन्स का यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, बीटी जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है, ये ग्राम पॉजिटिव सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरियम है, यानी सॉइल में पैदा होने वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एज इट हैज़ द एबिलिटी टू किल हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ द प्लांट, crop, forest or agriculture. BT operate through a well-known protein mechanism that causes toxicity in the caterpillars, insect larvae. BT toxin prevent exist as inactive protoxin. Hence जो हमारा आंसर जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट होगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 131. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम CH4। तो सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल में कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा H2। एक H का मतलब 1 ग्राम, 2H का मतलब 2 ग्राम, तो 2 ग्राम में हो गया एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में उसका हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से आप 28 ग्राम N2 में कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर होगा, तो उसमें 1 ग्राम में निकाल लेंगे तो कम ही आएगा, 28 का डिवाइड लगाएंगे यहाँ पे CO2 का मतलब 44 ग्राम हो गया, 44 ग्राम में एवोगैड्रो है तो 1 ग्राम में बहुत कम चला जाएगा। और इसी तरीके से CH4 का मतलब 16 ग्राम हो गया, तो 16 ग्राम में एवोगैड्रो है तो 1 में कम होगा, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो हाइड्रोजन वाले केस में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132. ए कॉपर रोड एंड ए स्टील रोड आर टू हैव लेंथ्स LC and LS such that the difference between their length is the same at all ambient temperature. If the coefficient of linear expansion of copper and steels are alpha C and alpha S respectively, the length are related to the coefficient of linear expansion as। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है वो हमें यहाँ पे बताना है। लेंथ और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे LS एंड LC बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर, S फॉर स्टील, C फॉर कॉपर। रोड्स एंड अल्फा S एंड अल्फा C बी द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कॉपर रिस्पेक्टिवली। When the rods are heated by delta T degree Celsius, the increase in length of steel rod and copper rod are increase in length of steel LS into expansion
कोफिशिएंट इनटू में जो टेम्परेचर डिफरेंस था डेल्टा टी। इसी तरीके से डिफरेंस इन लेंथ जो आएगा एल सी अल्फा सी इंटू डेल्टा टी। इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से जनरेट हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डेल्टा एल एस शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल सी, सेम फॉर ऑल डेल्टा टी और कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर सेम डिफरेंस में आएगा तो उनकी लेंथ में जो चेंजेज आएंगे वो भी सेम डिफरेंस में आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से दोनों में डेल्टा एल एस और डेल्टा एल सी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा एल एस अल्फा एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एल सी अल्फा सी और डेल्टा टी आ जाएंगे। इसकी और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वल में, और जो सेम डेल्टा टी उनको कट कर देंगे। एल वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, अल्फा वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट। वाटर पंप की पावर जो है वो 2 किलोवाट है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स इट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर विल बी। 10 मीटर की हाइट पे 1 मिनट में कितना पानी ये चढ़ा देगा। तो इसने पूछा है कि अगर एक मोटर पंप जो है, वाटर पंप जो है वो 2 किलोवाट की पावर रखता है तो 1 मिनट में वो कितना पानी 10 मीटर की हाइट तक रेज कर सकता है, चढ़ा सकता है। और वाटर का जो आपको बताना है वो लीटर्स के टर्म में बताना है। तो पावर ऑफ पंप जो है 2 किलोवाट है, तो यानी यहाँ पे 2000 वॉट हो जाएगी। हाइट 10 मीटर तक लेके जाना, टाइम 1 मिनट है यानी 60 सेकेंड्स है। तो पावर जो होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन यानी एनर्जी कौन सी जो हमें ऊपर स्टोर करनी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन टाइम। यहाँ पे m हमें नहीं पता, उसको निकालना है हमें। g ग्रेविटी, यहाँ पे हम लगभग 10 लेके चल रहे हैं, जो कि हमें मेंशन की गई क्वेश्चन के अंदर कि आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलनी है। और यहाँ पे h हाइट हमारी 10 मीटर है और टाइम जो है वो 60 सेकंड का हमने सेकंड्स में लेना है। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मीटर और सेकंड्स में हमने टर्म में ली है यहाँ पे। उसके बाद पावर का वैल्यू हम यहाँ पे 2000 रखेंगे और 0 से 0 कट गई, 5 और 3, 5/3 मीटर आ गया यहाँ पे। मीटर नहीं सॉरी m आ गया जो हमारा मास होता है। तो ये हमारा हो गया 5/3 m। तो m यहाँ से निकालेंगे 2000 × 3/5, 5 से कट करेंगे 400, 400 का 3 से मल्टीप्लाई 1200 kg। बट हमें यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लीटर्स में दिए हैं, kg में नहीं दिए हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। V = m/d, वॉल्यूम = मास अपॉन डेंसिटी। मास अभी हमने निकाला 1200 और डेंसिटी हमारी वाटर की 1000 होती है। सॉल्व करेंगे 1.2 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। मल्टीप्लाई लगाएंगे तो यहाँ से 1.2 का 1000 से मल्टीप्लाई 1200 लीटर बन जाएगा। तो वॉल्यूम 1200 लीटर है, मास 1200 kg था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट हो। क्वेश्चन नंबर 134, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में गलत स्टेटमेंट बताइए। हमें 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा। सेकंड, कोलेनकाइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ यंग स्टेम। थर्ड, इट सेल्स आर थिकन्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। फोर्थ, प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा। तो हम हर एक स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनकी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा, तो इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है कि स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल जो होते हैं जिनको हम कोलेनकाइमा कहते हैं वो पाए जाते हैं। नॉन एज कोलेनकाइमा फाउंड इन प्लांट लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। These allow them to perform a photosynthesis function and storage of starch. नेक्स्ट कहता है कि कोलेनकाइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ यंग स्टेम। तो इसके बारे में क्या कहना है कि कोलेनकाइमा अलाउ एन इंडिविजुअल टू इजिली बेंड द स्टेम ऑफ ए प्लांट विदाउट ब्रेकिंग इट। इट इज यूनिकली लोकेटेड एट द कनेक्शन ऑफ द लीफ। This unique feature of colenenchyma is due to the presence of elongated cells and strong irregular walls in its structure. थर्ड कहता है its cells are thickened at the corner due to deposition of lignin, कि किनारे से मोटे होते हैं इसके सेल। Cells of colenenchyma tissues are
living in nature, elongated, and they have irregular thickening at the corner is due to deposition of cellulose and pectin and water substances. तो इरेगुलर थिकनिंग तो होती है, लेकिन वो लिग्निंग की वजह से नहीं होती है, वो सेलुलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन की वजह से होती है। फोर्थ है प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म जैसे कि सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एटसेट्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो थर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमसे नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा, बट ये ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूजेज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन। अपने आप वो एक दूसरे में डिफ्यूज होते रहते हैं। हमें पता है, जैसे कि हम कहते हैं कि अगरबत्ती की स्मेल जो है वो पूरी हवा में अपने आप डिफ्यूज हो जाती है, उनको कोई करवाता थोड़े ही है, तो ये एक दूसरे में अपने आप डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूजन होता है वहाँ पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन। यस, जितने भी मैटर के पार्टिकल हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल मैटर रिमेन द सेम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है ऑल मैटर्स के अंदर सेम रहती है। ऐसा नहीं है, अगर हम रूम टेम्परेचर की ही बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, लिक्विड की अलग है और गैसेज की अलग है। तो सेम टेम्परेचर होते हुए भी सभी मैटर्स की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकती। तो ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 4।